नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एस के। इस चैनल के पर्सनल फाइनेंशियल प्रोग्राम निवेश खिड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो जब भी कोई सरकार योजना लॉन्च करती है तो अपने विज्ञापनों और प्रचार तंत्र के माध्यम से उस योजना की अच्छी अच्छी बातें लोगों तक हम तक पहुंचाती हैं, लेकिन जब वास्तविकता के धरातल पर हम उस योजना को चेक करते हैं तो उसकी सच्चाई कहीं ना कहीं उसके प्रचार से अलग निकलती है। आज हम फाइनेंशियल प्रोग्राम के इस एपिसोड में सरकार की ऐसे ही एक योजना सुकन्या समृद्धि योजना की बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये योजना है क्या, ये इसके कौन कौन लोग पात्र हैं, कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, उनके पैसे कैसे और कब मिलेंगे, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि क्या इस योजना का फायदा है और क्या इस योजना का नुकसान है। तो आज इस वीडियो में इस पूरे जो शीर्षक है सुकन्या समृद्धि योजना, उसको एक अलग दृष्टिकोण से आपको जानने का मौका मिलेगा। और जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो ये दृष्टिकोण आपके उस पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। इससे पहले कि मैं इन सारी बातों को एक एक करके आप लोगों के सामने रखूं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करना। जब आप इस चैनल को, इस वीडियो को अंत तक देखना और आपको जब ये वीडियो पसंद आए तब इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सरकार चाहती थी कि क्यों ना इंडिया में, भारत में जो महिलाओं की जो वास्तविकता है, जो आर्थिक दयनीय स्थिति है, उसको सही करने के लिए, समृद्ध करने के लिए ये योजना जो है कि लेकर आती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चियों के हायर एजुकेशन और उसके मैरिज के समय में जो कॉस्टिंग पड़ती है उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक आर्थिक सहायता पहुंचाने की नीयत से ये योजना लॉन्च की जाती है। और जब ये योजना लॉन्च की जाती है तो उस समय इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो सबसे हाई था, 9% के आसपास था। तो कहीं ना कहीं ये उस समय का सबसे हॉट टॉपिक था और आज भी है। दूसरी बात कि कौन लोग ले सकते हैं। अगर आपके परिवार में, आपके घर में आपकी बेटी की उम्र 0 से लेकर 10 साल तक है तो आप इस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपकी 2 बेटी हैं तो आप 2 के लिए ले सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा बेटियों के लिए आप इस योजना में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। और अगर मान लीजिए कि आपकी दूसरी बेटी ट्विंस होती हैं तो आप उस केस में यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन मिल जाता है और आप अपने तीनों बच्चियों के नाम पे ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस, किसी सरकारी बैंक या किसी प्राइवेट बैंक में भी ये जो है कि आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो या तो बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र या उसका आधार कार्ड जो है कि इस डॉक्यूमेंट से आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट की कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि इस योजना में, इस अकाउंट में आपको 1 साल के अंदर 250 रुपए का मिनिमम अमाउंट जो है कि वो डालना होता है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक की का अमाउंट आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं 1.5 लाख से ऊपर का निवेश आप नहीं कर सकते। और अगर आप इस अकाउंट में 250 रुपए भी आप एक्टिव नहीं रख पाते तो ये जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये एक मामूली रिक्वायरमेंट से ये एक्टिवेट किया जा सकता है। और
इसकी योजना की जो अवधि है वो 21 साल की है, यानी 15 साल आपको पैसे जमा करने होते हैं और 21 साल में आपको पैसे जो है कि मिलता है। मान लीजिए कि आपकी बेटी की उम्र अगर 1 साल है और आपने इसमें अकाउंट खुलवा दिया है, तो आप 15 साल तक आप उसको पे करेंगे और उसके बाद जब आपकी बेटी 22 साल की हो जाएगी तो इसकी जो टोटल पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने 9 साल की उम्र में ये अकाउंट खुलवाया तो आपको वो पैसे जो है कि 29 ईयर्स की एज तक जो है कि वो मिलेंगे, 29-30 ईयर्स तक। तो जिन लोगों ने भी इस योजना में पार्टिसिपेट करना हो वो कम उम्र में ही पार्टिसिपेट करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि अगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मान लीजिए कि आपने लेट अकाउंट खुलवाया, आपकी बेटी की हायर एजुकेशन का समय आ गया है और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप अपने फीस की जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट करके अपने बेटी के हायर एजुकेशन के लिए आप बीच में पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं अप टू 50%। यानी अगर 10 लाख रुपए का अमाउंट बना है तो आप 50 लाख तक आप एक जो है कि इसमें से विड्रॉ करा सकते हैं, 5 लाख रुपए तक का विड्रॉ करा सकते हैं, लेकिन अमाउंट उतना ही विड्रॉ होगा जितनी फीस की रसीद होगी। अगर आप 1 लाख रुपए की फीस की रसीद है तो 1 लाख रुपए ही आपके इस अकाउंट में से विड्रॉ हो सकते हैं। और दूसरा जो केस है कि अगर आपकी बेटी की 18 साल के बाद आप शादी करते हैं तो शादी के टाइम भी आप अपने इस अमाउंट को विड्रॉ करा सकते हैं। एक और सिनेरियो है कि अगर आपकी डॉटर की कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है और उसमें आपको इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उस केस में भी आप इस अमाउंट को विड्रॉ करा सकते हैं। जहाँ तक रिटर्न की बात है, मैं आपको बता दूं कि चाहे आप बैंक में जाएं, पोस्ट ऑफिस में जाएं, जो लोग भी इसके रिटर्न को कैलकुलेट करके बताते हैं वो रिटर्न वास्तविक नहीं है, क्योंकि इसका रिटर्न कोई फिक्स नहीं है। हर तिमाही में इसके का रिटर्न अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जो आपका अमाउंट बनेगा वो अमाउंट जो बनेगा वो मौजूदा टाइम में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, कितना टाइम से कितने टाइम के बीच में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चला है, उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही आपके अमाउंट का जो है वो टोटल अमाउंट जो है कि बनाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूदा समय में जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 8% चल रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब से ये स्कीम शुरू हुई है जितने भी फाइनेंशियल टूल्स हैं जो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, गवर्नमेंट ने हमेशा ही इस योजना के रेट ऑफ इंटरेस्ट को अच्छा रखा है। और जो लोग टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके लिए भी इस योजना में बहुत ही अच्छी बात है। इसमें ट्रिपल ई एग्जम्पशंस जो है कि मिलती है, जिसमें 80C में आपको रिबेट मिलेगा। इस पूरे योजना में जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें आपको कोई किसी तरह की डिडक्शंस नहीं होंगी, या फिर जो मेच्योरिटी यानी टोटल अमाउंट जब लास्ट में मिलेगा वो भी आपके टैक्स से जो कि एग्जेम्प्ट होगा, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही एक शानदार योजना है और जो मैंने जितनी भी बातें की हैं वो बहुत ही शानदार और अच्छी अच्छी बातें की हैं। और इस योजना के बारे में ये सारी बातें या तो आपने प्रचार के माध्यम से सुना होगा, या आपने किसी यूट्यूबर से सुना होगा, या किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सुना होगा, लेकिन जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं वो बात आपने कभी नहीं सुना होगा। और इस योजना में निवेश करने वाले लोग अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझेंगे तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए अपना नुकसान करा बैठेंगे। तो आइए मैं बात करता हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे। सबसे पहले तो मैं उनकी बात करता हूं जिनके इनकम 12 से लेके 25-30 हजार रुपए है। मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। लोग उसको अलग अलग क्लास कहते हैं, लेकिन मैं अब आपको कन्वे करने के लिए बात लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं।
इन लोगों की अगर आप पूरी फाइनेंशियल बजटिंग देखें, पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग देखें, तो हमेशा ही या तो खर्चा इनकम से ज़्यादा होता है या फिर टोटल बचत ही 3-4 हज़ार रुपए होती है। ये गौर करने वाली बात है। या तो आपकी जो इनकम है वो हमेशा खर्चा से कम रहती है या फिर आप जो है कि 2-4 हज़ार रुपए बचा पाते हैं। अगर आपने ये सोचा कि आपकी डॉटर के हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए आपको 50 लाख की ज़रूरत है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब ज़रूरत है, और इस योजना में आपने 5,000 रुपये करना शुरू कर दिया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने टोटल सेविंग का जो टोटल अमाउंट ही है आपने यहाँ पे बचत करना शुरू कर दिया। अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आपको इसमें से कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। इस योजना के अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपकी जो पूरी बजट है या पूरा आपकी सेविंग है जो आप इसमें डालने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ यही है कि इसमें एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और वो अमाउंट उस समय डॉटर को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस योजना में के दौरान अगर आप नहीं रहते हैं, यानी अगर आपकी इनकम बंद हो जाती है, तो इस योजना में का कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि इसकी किस्तें कुछ गवर्नमेंट भरेगी या योजना कंटिन्यूअस रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनकी पूरी बजट ही 3-4 हज़ार रुपये की सेविंग है और उनके पास किसी तरह का इंश्योरेंस, किसी तरह का टर्म इंश्योरेंस नहीं ले सकते, ना ही उनके पास है, ना ही कोई अदर सेविंग चल रही है उनकी एलआईसी में, अगर उनकी या इंश्योरेंस में जो उनकी जो है कि जो दूसरी इन्वेस्टमेंट चल रही हैं और टोटल अमाउंट वो इसमें डालने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो अदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनकी, जैसे इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत, दूसरा अगर कमाने वाले आदमी को अगर कुछ हो जाए तो आने वाले समय में जो बच्चों की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और उसके साथ साथ जो फैमिली की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्या उसमें कोई जो है कि चीज़ आपको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, ऐसा इस योजना में कुछ भी नहीं है। तो जब भी आप इस योजना में अमाउंट निर्धारित करें तो आप ये भी देख लें कि बाकी चीज़ों के लिए आपने क्या कर रखा है। अगर आपने बाकी चीज़ों के लिए कुछ नहीं कर रखा है तो आप एक ऐसे फाइनेंशियल टूल्स की ज़रूरत है आपको, या ऐसे ऑप्शन की ज़रूरत है जिसमें आपको इमरजेंसी फंड मिले, जिसमें आपको थोड़ी बहुत इंश्योरेंस का भी पार्ट हो, ठीक है, इसमें और सारी चीज़ों का आपका जो है कि प्रोविज़न हो। और जो अगली बात मैं कहने वाला हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस योजना में ये प्रावधान है कि आपको साल में सिर्फ 250 रुपए आपको जमा करना है, यानी आपके पास किसी भी तरह की कोई कंपल्सन नहीं है, बाउंडिंग नहीं है। और जब आप किस्त निर्धारित करेंगे, आप सोचेंगे कि जितना भी बचेगा उतना मैं इसमें डाल दूंगा और मैं अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर लूंगा। तो आप अगर जिन लोगों ने इस योजना में आज से 3-4 साल पहले लोगों ने ये योजना में 3-4 साल पहले निवेश करना शुरू किया होगा, वो एक बार अपने अकाउंट बैलेंस को देखें कि उनका कितना जमा हो पाया है। खास तौर से मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी सैलरी 12 से लेके 25-30 हज़ार रुपये है। मैं आपको बता दूं कि आपके खर्चे ही इतने हाई होते हैं कि आप इसमें निवेश कर ही नहीं पाएंगे और आपको लगेगा कि आपने एक अकाउंट खुलवा रखा है, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आता रहेगा, आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट नज़दीक आती रहेगी, वैसे वैसे आपकी टेंशन बढ़ती रहेगी। इसका कारण ये है कि इसमें जो आपको छूट मिली हुई है सिर्फ 250 रुपये जमा करने की, वो छूट ही कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। तो आप अपनी फाइनेंशियल को सिर्फ इस योजना के अंतर्गत ना देखें, अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को आप पूरे कॉन्सेप्ट में देखने की कोशिश करें। हाँ, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने नाम से टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, कुछ और इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसके साथ साथ जो है कि उनकी जो टैक्स लायबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं
और वो इस योजना में भी 1.5 लाख रुपए तक वो जमा करके अपने टैक्स बचा सकते हैं और एक अच्छा हाई रिटर्न जो है कि वो कमा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को अलग अलग तरीके से मैनेज कर रखा है। चाहे वो टर्म इंश्योरेंस का मामला हो, चाहे वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट दूसरे चाहे वो पीपीएफ वगैरह का मामला हो, या फिर जिन्होंने म्यूचुअल फंड में भी ले रखा है और इस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है। इमरजेंसी फंड के लिए उन्होंने एक अलग फंड भी, एफडी भी करा रखी है। इस तरीके के लोग ही इस योजना को एक अच्छी तरीके से इसका भरपूर फायदा उठा पाते हैं, लेकिन जिन लोगों की इनकम कम है वो कहीं ना कहीं ये योजना होते हुए भी वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, ना ही उठा पाएंगे, क्योंकि जो इसमें वीकनेसेस हैं कि बीच में आप पैसे किसी इमरजेंसी के लिए नहीं निकाल सकते। जो वीकनेसेस इसमें ये हैं कि सिर्फ 250 रुपये ही आपको जमा करना है। जो तीसरी वीकनेसेस ये है कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो करने वाला हूं कि ये पैसा 18 साल के बाद इस पैसे पर पूरा अधिकार बच्चे का है। अगर आप इस फंड में मान लीजिए कि आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट 50 लाख या 1 करोड़ आने वाले टाइम में है और आपने पूरी इन्वेस्टमेंट इस योजना में बच्चे के थ्रू कर दिया, तो 18 साल के बाद इस पूरे पैसे पर अधिकार बच्चे का हो जाता है। और चाहकर अगर मान लीजिए कि बच्चा आपके कहने पे नहीं आता, तो कहीं ना कहीं इस पैसे का मिसयूज हो सकता है। तो जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को करें, इस पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर अपने माइंड में रखें, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी तरीके का पछतावा या नुकसान ना हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। सबसे पहले तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और आपको पसंद आया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक बटन को भी प्रेस करेंगे और दिल किया तो शेयर भी कर देंगे। लेकिन एक निवेदन है कि सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के सारे पॉइंट ऑफ व्यू और इंफॉर्मेशन सही समय से सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो नमस्कार, जय हिंद।